डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची के ईडी कार्यालय में पुलिस की रेड। ईडी की टीम पर पेयजल विभाग के क्लर्क के साथ मारपीट का आरोप। बीजेपी ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। सरकार प्रदेश को खेलों का नया केंद्र बनाने के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही। छत्तीसगढ़ में नियमित अंतर्राष्ट्रीय मैचों को लेकर सरकार ने लिए बड़े फैसले। बिहार में दही चूड़ा भोज की सियासत। पटना बीजेपी कार्यालय में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। नेताओं ने दी एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर थार से स्टंट के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश। वायरल वीडियो से प्रशासन पर पड़ा दबाव। धार्मिक स्थल की मर्यादा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों को लगातार कराने की दिशा में राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार प्रदेश को खेलों का नया केंद्र बनाने के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच नियमित रूप से आयोजित हो, इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आधुनिक खेल अधोसंरचना के विकास, स्टेडियम के उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और मंच उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन से प्रदेश की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि खेल आयोजनों ने खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का नियमित और भरोसेमंद केंद्र बने। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा पलटवार किया है। नवा रायपुर स्थित शासकीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि साय सरकार किसानों के हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पात्र किसानों से नियमों के अनुसार धान खरीदी की जा रही है और किसी को भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि साय सरकार किसान हितैषी सरकार है, जबकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों को ठगने का काम किया। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि साय सरकार में बस्तर समेत पूरे प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य समय से पहले पूरे किए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। कांग्रेस केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि धरातल पर विकास साफ दिखाई दे रहा है। जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे वो न्यायधानी के समुचित विकास का मामला हो, राजधानी के समुचित विकास का मामला हो, बस्तर या अन्य क्षेत्रों के समन्वित विकास का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रगतिरत परियोजनाओं योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। नई योजनाएं क्या लेकर आना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक संवेदनशील सरकार की पहल है और इस पर तेज गति से काम हो रहा। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बुधवार नवा रायपुर स्थित संवाद में साई सरकार के 2 साल पूरे होने पर पार्टी अपने विभाग की उपलब्धि को लेकर एक प्रेस वार्ता कर श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। मंत्री देवांगन ने जानकारी दी कि विभाग के अधीन विभिन्न
मंडलों द्वारा विगत 2 वर्षों में कुल 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इसमें लगभग 9.40 लाख निर्माण श्रमिक, 1.39 लाख असंगठित श्रमिक और करीब 98,000 संगठित श्रमिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का पंजीयन सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए आवश्यक है। श्रम मंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था के तहत किए गए सुधारों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कारखानों का निरीक्षण अब स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में प्रदेश के कारखानों का कारखाना अधिनियम के तहत कुल 2,218 निरीक्षण किए गए थे। नियमों के उल्लंघन के मामले में 666 अभियोजन माननीय श्रम न्यायालय में दायर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। श्रम विभाग की आज की छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 साल पूरा हो गए हैं और 2 साल में अलग अलग विभाग जनमानस के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं, अपने अपने विभाग के माध्यम से जनता को बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से हर खबर जनमानस सरकार तक पहुंचती है और अपने कार्यों को 2 साल की जो हम लोगों ने काम किया है उसको हर विभाग अलग अलग तारीख में प्रेस के माध्यम से जनमानस बताने का काम कर रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में 10 जून 2024 को हुए कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पर हुई हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस ने जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसक घटना में लगभग 200 वाहनों में तोड़फोड़ की गई और करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में पहले ही कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस तथा भीम आर्मी के कई बड़े पदाधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक कुल 199 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार पुलिस कप्तान भावना गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच अभी भी जारी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि आरोपियों से समय पड़ने पर नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। अमित बघेल की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हिंसा को किसी सुनियोजित योजना के तहत अंजाम दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है उससे राजनीतिक फायदे के लिए इस घटना को भड़काने की संभावना भी जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि अमित बघेल की गिरफ्तारी के बाद मामले में कौन कौन से नए तथ्य और सुराग सामने आते हैं। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बीच पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर धान खरीदी और उसके रखरखाव को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बस्तर जिले के 3 धान संग्रहण केंद्र नियानार, बियरिंगपाल और सिवनी धान संग्रहण केंद्रों में 3.5 लाख क्विंटल धान पूरी तरह खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि तीनों धान केंद्रों उन्होंने निरीक्षण के दौरान देखा कि धान इतनी बुरी तरह से सड़ खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव होने के बाद शेष बचा धान बारिश की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि नियानार संग्रहण केंद्र में 1,46,000 कुंटल, बीरिंगपाल में 75,000 कुंटल और इससे 2 वर्ष से जमा 25,000 धान और सिवनी में 1 लाख कुंटल धान, कुल मिलाकर 3,50,000 कुंटल धान पूरी तरह खराब हो चुका है। उन्होंने कहा उनके निवासी उनके सिवनी धान संग्रहण केंद्र के प्रवास के दौरान संग्रहण केंद्र प्रभारी भाग गया और वहां खराब धान को छुपाने के लिए ऊपर से अच्छे धान की परत बिछा दी गई। उन्होंने कहा जब अंदर से धान निकाला गया तो वह पूरी तरह खराब निकला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह धान नहीं सड़ा है बल्कि सरकार का सिस्टम सड़ गया है। उन्होंने कहा कि उस सड़े हुए धान को शासन प्रशासन के द्वारा डरा धमकाकर राइस मिलरों को भेजा जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि जो सड़ा धान राइस मिलरों को भेजा जा रहा है उसका क्या उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने पूछा कि अप्रैल मई में धान का जो उठाव होना था वह क्यों नहीं किया गया। दीपक बैज ने कहा कि जिले के राइस मिलर लगातार उठाव की मांग कर रहे थे, परंतु जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी। लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए के धान को चूहा खा गए। और इसी तरह स्वयं हम लोग दोनों जिला अध्यक्षों के साथ और हमारे जांच निरीक्षक दल बना के उनके सदस्यों के साथ, प्रमुख और सदस्यों के साथ हम लोगों ने बस्तर जिले के 3 संग्रहण केंद्र, धान संग्रहण केंद्रों में हम लोगों ने निरीक्षण किए। नियानार संग्रहण केंद्र जहां 4,77,000 कुंटल धान का आवक हुआ था और जावक दिखा रहा है 3,31,000 कुंटल। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां पटना स्थित बिहार बीजेपी कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और त्योहार की गरिमा को साझा किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह भरने वाला त्योहार बताया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह पर्व बिहार की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जो समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाता है। कार्यक्रम में नेताओं ने मकर संक्रांति की पारंपरिक मिठाई दही चूड़ा का सेवन किया और समारोह के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी त्योहार की खुशियों को साझा करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी को शुभकामना। और ये भारत की संस्कृति है, सूर्य की पूजा, और सबके साथ मिलकर नए वर्ष के तौर पर, जो सनातन के तौर पर नव वर्ष की भी शुभकामना सबको देता हूं। गोपालगंज जिले के बैंकुठपुर प्रखंड के नारायणी नदी के डुमरिया घाट पर आज भव्य नारायणी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद, मंत्री जनक राम, स्थानीय विधायक मिथिलेश तिवारी और गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। नारायणी महोत्सव का यह आयोजन डुमरिया घाट रिवर फ्रंट पर किया गया, जो सोनपुर से लेकर यूपी के अहियोरीली दान तक फैले 153 किलोमीटर के गंडक के तट पर एकमात्र रिवर फ्रंट है। महोत्सव के दौरान विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि नारायणी महोत्सव की परंपरा 2018 से शुरू हुई थी। हालांकि चुनाव और अन्य कारणों के बीच में कुछ वर्ष इसका आयोजन नहीं हो पाया। उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने डुमरिया घाट को इस महोत्सव के लिए तैयार कराया है। इस अवसर पर बॉलीवुड के जाने माने कलाकार रितेश पांडे भी उपस्थित रहे, जो अपनी मधुर गायकी से आमजन का मनोरंजन करेंगे। जब पत्रकारों से पूछा गया क्या रितेश पांडे भाजपा में शामिल होंगे, तो विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में चुनाव में कई नेताओं के परिणामों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि वह अभी अज्ञात हैं कि वे भाजपा में आएंगे या नहीं, लेकिन यदि शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इस महोत्सव में स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नारायणी नदी के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। भागलपुर में कला एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन अंग संस्कृति भवन में किया गया। महोत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, डिप्टी कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में सभी पदाधिकारियों ने जिले वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
महोत्सव के दौरान भागलपुर के स्थानीय कलाकारों ने अंगिका लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंगिका गीतों और लोक संगीत की मधुर धुनों ने पूरे कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। अररिया में 36वां जिला स्थापना दिवस और मकर संक्रांति महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। हाई स्कूल प्रांगण में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी स्टॉल लगाए गए, जिसमें आम लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिलेवासियों ने इस मौके पर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता हासिल की। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी विनोद दोहन ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर और सही तरीके से लाभुकों तक पहुंचाएं। उन्होंने जिलावासियों को 36वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि जिला प्रशासन कल्याणकारी और विकास कार्यों को और गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पुलिस द्वारा आज पहली बार छापेमारी की जा रही है। दरअसल रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद ईडी कार्यालय में पुलिस द्वारा इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है, जो अपने आप में पहला मामला है। इस मामले के पीछे एक बड़ी शिकायत सामने आई है कि पेयजल विभाग के एक क्लर्क के साथ ईडी की टीम ने मारपीट की गई और इसी मारपीट को आधार बनाकर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है और अब उसी मामले की जांच करने के लिए रांची पुलिस ईडी के दफ्तर पहुंची है और पूरे घटनास्थल के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ साथ सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस रेड पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि हेमंत सरकार ने बदले की भावना से प्रेरित होकर ईडी के दफ्तर में रेड करवाया है। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। राज्य के नगर निगम दो वर्गों में बांटने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से बहस हुई और बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। वहीं जानकारी मिली है कि इस संबंध में शांतनु कुमार चंद्रा ने याचिका दाखिल की है, जिनकी याचिका में ये कहा गया है कि संविधान के प्राविधानों के खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने नगर निगम का वर्गीकरण किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि संविधान में नगर निगम के वर्गीकरण का कोई प्राविधान नहीं होने का उल्लेख किया गया है। ऐसे में किसी भी राज्य की सरकार कार्यपालक आदेश जारी कर इस तरह का प्राविधान नहीं कर सकती है। बहरहाल सरकार का ये निर्णय असंवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। जमशेदपुर में एक रसूखदार कारोबारी परिवार के चिराग का अचानक गायब होने पर पूरे शहर में दहशत मच गई है। दरअसल ये मामला है जमशेदपुर के जाने माने उद्यमी और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के कल दोपहर से लापता होने का, जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और परिजन में जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। इस क्रम में परिजनों से भी की गई पूछताछ के अनुसार बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया लापता निवासी कैरव गांधी बीते कल यानी मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे अपने घर से निकले थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब वे घर नहीं लौटे तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तब परिवार की चिंता बढ़ने लगी और आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उधर कैरव गांधी की तलाश कर रही पुलिस को कल जब सरायकेला खरसावत जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदरबेड़ा के समीप झाड़ियों से उनका क्रेटा कार मिली, तब पुलिस ने कैरव गांधी के अपहरण का संदेश जताया।
हजारीबाग जिले के एक बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र स्थित हबीबी नगर से एक शक्तिशाली विस्फोट होने की दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसमें मौके पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना से जुड़ी पूरी जानकारी के अनुसार मृतकों में एक महिला, एक बच्ची और एक पुरुष शामिल है, जिन्हें लेकर सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने जानकारी दी। बीते कल शाम में हुए इस हादसे को लेकर पहले सूचना मिली थी कि गैस सिलेंडर फटने से यह घटना हुई, मगर मौके पर शव मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। उधर जांच पड़ताल में सामने आया कि हबीबी नगर निवासी सद्दाम अपने घर के पीछे के हिस्से में जमा झाड़ियों और कूड़े की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान जमीन के गड्ढे के भीतर छिपा कर रखा गया बम अचानक ब्लास्ट हो गया। रांची समेत राज्य भर में ठंड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में गरीब, बेघर और बेसहारा लोगों को राहत देने के लिए रांची नगर निगम की ओर से पूरे शहर में स्थानीय और अस्थायी आश्रय गृह संचालित किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी शख्स खुले में रात बिताने के लिए विवश ना हो। आपको बता दें कि शहर में पहली बार किए गए इस अनूठी पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। इसी बीच एपीएन की टीम भी इस व्यापक इंतजाम का जायजा लेने पहुंची, जहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जगहों पर बने आश्रय गृह के संचालन की पूरी जानकारी ली गई। जनवरी के महीने में भी इस बार राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड है। भले ही सुबह में धूप निकल रही हो, लेकिन शीतलहर की वजह से अभी भी ठंड का प्रकोप जारी है। यहाँ पर अगर बात करें तो रांची जिला प्रशासन की तरफ से 15 जनवरी की तारीख तक कक्षा 6 तक स्कूल भी बंद किया जा चुका है। स्थिति आप समझ सकते हैं कितनी ठंड पड़ रही है। ऐसे में राजधानी रांची में सरकार और रांची नगर निगम की तरफ से जो एक बड़ी पहल की गई है, उन बेघरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, वो काफी बड़ी है, जिस पर हम आपकी नजर दौड़ाना चाहेंगे। जी हाँ, इस वक्त हम राजधानी रांची के पिरायालाल चौक पर खड़े हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे बेघरों और जरूरतमंदों के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सारी चीज की सुविधाएं हैं, गर्म पानी सब है यहाँ पर, नॉर्मल पानी भी रखते हैं, फिर हीटर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा शमत। कहाँ के रहने वाली है? हम काटा टोली से। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब से रह रही हैं? हम यहाँ हम देखभाल करते हैं। ये बेड आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर अनगिनत बेड जो लगी हुई है। यहाँ सिर्फ बेड नहीं, कंबल है, बिस्तर है और तकिया है। ये सुविधाएं रांची नगर निगम की तरफ से दी जा रही है उन जरूरतमंदों को, बेघरों को, जिनके पास रहने को घर नहीं, छत नहीं है, जो इस शीतलहर में, ठंड में, रात में पूरी रात, दिन और रात सड़क पर सोने के लिए मजबूर हो रहे, उन्हें सुविधा दी जा रही है। आप कौन हुए सर यहाँ पर? यहाँ का इंचार्ज है। इंचार्ज है। इस सुविधा का क्या लाभ उठा पा रहे हैं लोग? हाँ, लोग लाभ उठा रहे हैं इसका। बेड सारे भरे रहते हैं, अब हाँ, खाली भी रहते हैं? नहीं, भर जाते हैं पूरा। सारे लोग आते हैं। हाँ। जी, क्या नाम हुआ आपका? शेखर कुमार। जी, तो आपने सुना कि सारे बेड भर जाते हैं, सभी लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर आराम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम यहीं पर अब इजाजत लेना चाहेंगे आप सभी से। हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां नर्मदापुरम जिले के ग्राम घानाबड़ के पास से उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग सेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरी एक पिकअप वाहन को पकड़ा। बताया जा रहा है कि यह पिकअप ग्राम आरी से बैतूल की ओर जा रही थी, जिसमें करीब 6 गौवंश लदे हुए थे। सूचना मिलते ही कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, वाहन को रोका और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पिपरिया में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करी का खुलासा किया है। स्टेशन रोड थाना पुलिस की सतर्कता के चलते 9.47 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी पंजाब का निवासी है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत धारा 8, 21 और 29 में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नर्मदापुरम के सेठानी घाट स्थित
सहित सभी प्रमुख घाटों पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। सूर्योदय के साथ ही मां नर्मदा में पुण्य स्नान का सिलसिला शुरू हो गया, जो बुधवार से लेकर गुरुवार तक लगातार जारी रहेगा। घाटों पर नर्मदे हर जय के नारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। प्रशासन के मुताबिक इन दोनों दिनों में करीब 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं बुधवार दोपहर तक लगभग 50,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। नर्मदापुरम शहर में स्टंटबाजी और दबंगई की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शहर के प्रसिद्ध और पवित्र सेठानी घाट का है, जहां एक युवक के नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए अपनी थार गाड़ी की घाट की सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। इस खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत से घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब लोगों ने युवक की इस तरह हरकत का विरोध किया तो वह घबरा गया और गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां अमृतसर में सरपंच जरमल सिंह मर्डर केस में आज उस वक्त बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब पुलिस और शूटर के बीच भीषण एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी शूटर सुखराज सिंह उर्फ गूंगा की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह एनकाउंटर अमृतसर के जेठूवाल नहर क्षेत्र में उस समय हुआ जब पुलिस आरोपी को हथियार बरामदगी के लिए लेकर पहुंची। कमिश्नरेट के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा लगातार स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अमृतसर के रेलवे स्टेशन परिसर में भी विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और उनके सामान की गहनता से तलाशी ली। डीसीपी सिटी अमृतसर श्री जगदीप सिंह वालिया ने बताया कि चेकिंग के दौरान यात्रियों के बैग, लगेज और अन्य सामान की जांच की गई ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।